जय हिंद स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो लाइन सिमेट्री हमने पढ़ा है, रोटेशनल सिमेट्री भी हमने पढ़ा है। इस टॉपिक में हम कुछ नए ज्योमेट्रिक शेप जो उनके बारे में जानने वाले हैं और उन शेप्स में लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों एक साथ होते हैं कि नहीं वो भी हम जानने वाले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ जो कि होने वाला है एक्स स्क्वायर का। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 हम पढ़ते हैं अभी। व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री डज स्क्वायर हैव, मतलब ये जो स्क्वायर दिया गया है इसमें कौन से टाइप की सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री है या फिर रोटेशनल सिमेट्री, ये दोनों हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो लाइन सिमेट्री कैसे चेक करेंगे। देखो अगर इस स्क्वायर को दो इक्वल हाफ में फोल्ड कर दूं, सेंटर से फोल्ड कर दूं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही इसका अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टली फोल्ड करूं तो भी ये हो जाएगा। और उसके बाद इसके जो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं उससे भी ये दो इक्वल हाफ में फोल्ड हो जाएगा। मतलब एक स्क्वायर में जितने नंबर ऑफ लाइंस होते हैं उतने ही क्या होते हैं उसके लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, रोटेशनल सिमेट्री भी हमको चेक करना है। क्योंकि क्या बोला उन्होंने, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री, कौन से टाइप की सिमेट्री, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही, लाइन ऑफ सिमेट्री तो उसमें है ही। अभी उसके बाद चेक करना है कि रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं। क्या चेक करना है कि रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं। तो अगर हम सपोज जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसका मैं अगर नाम दे दूं A B C एंड D, ये क्या है इसकी, सपोज मैं इसको इमेजिन करता हूँ इनिशियल पोजीशन। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूँ, क्लॉकवाइज हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करते हैं 90 डिग्री। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये जो मेरा बी पॉइंट है, देखो स्क्वायर तो सेम ही आएगा। इसको अगर इसका फिक्स पॉइंट O है और उस फिक्स O पॉइंट पे मैं टर्न करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो क्या आ जाए, ये बी की पोजीशन मेरी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। अगर मेरी बी की पोजीशन चेंज हो गई, तो जाहिर सी बात है बाकी जो मेरे साइड्स साइड्स के जो वर्टिसेस है उनकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर मेरा बी यहाँ पर आया तो ए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा, इसकी पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और डी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। कितना डिग्री टर्न लिया है हमने, 90 डिग्री से इसको टर्न किया है। कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ये क्या है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये क्या है पॉइंट ओ, क्या है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। फिर से इसको टर्न करते हैं 90 डिग्री। फिर से क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो गया। बी यहाँ पर है, अभी क्या कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा ए। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है हमारा पॉइंट ओ। देखो ये ए पॉइंट जो यहाँ पर था वो अभी डायरेक्ट यहाँ पर है, ये 90 और ये 90 टोटल मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। फिर से हमने 90 डिग्री पे टर्न किया ना, तो टोटल कितना हुआ 180 डिग्री पे और टर्न हो गया। फिर से एक बार ट्राई करते, फिर से टर्न करते, क्योंकि ए अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आया। फिर से चेक करते, ओ पॉइंट ओ से ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है सेंटर ऑफ रोटेशन से। अभी ये बी पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, सी यहाँ पर जाएगा, डी यहाँ पर आएगा, ए कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। ये 90 डिग्री, ये 90 + 90 180। अगर 180 में 90 ऐड करो तो कितना होगा 270 डिग्री। मतलब 270 डिग्री रोटेशन के बाद मेरा ए पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये कौन सा टर्न था मेरा, ये थर्ड था। ये कौन सा टर्न था मेरा, थर्ड था। फोर्थ टर्न देखते हैं। फोर्थ टर्न में ये जो पॉइंट ओ से हम जो रोटेट कर रहे हैं वो फिक्स पॉइंट से, फोर्थ टर्न में ये पूरा जो स्क्वायर है वो कितने डिग्री से रोटेट होगा, टोटल 360 डिग्री से रोटेट होगा। मतलब उसका फुल टर्न कंप्लीट हो जाएगा। अगर फुल टर्न मतलब चौथे टर्न में ए पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो ये जो पॉइंट ए बी सी डी है ये इनिशियल पोजीशन में भी यहाँ पर है, ए बी सी डी यहाँ पर ही है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया हो इनिशियल पोजीशन में। इसका मतलब स्क्वायर में क्या है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। क्या है, स्क्वायर में रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो हम कैसे आंसर में कैसे लिखेंगे, हमने चेक तो कर लिया, इतना तामझाम करने के बाद हमने चेक तो कर लिया कि स्क्वायर में रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं, पर आंसर तो हमें सेंटेंस में लिखना है ना। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव, मतलब हमें उनको लिख के बताना है कि ये रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं, स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये सब हमें लिख के बताना है।
तो एक स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? जितने उसके साइड्स होते हैं, जितने उसके साइड्स होते हैं। एक स्क्वायर में टोटल 4 साइड्स होते हैं, इसका मतलब उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितने होंगे? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। और उसके बाद उसको अगर मैं फुल टर्न करता हूँ 360 डिग्री पे फुल टर्न करता हूँ तो वो क्या होता है? उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। क्या होती है? उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, अ स्क्वायर हैज line of symmetry, square has line of symmetry as well as rotational सिमेट्री। मतलब एक स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। एक स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है एज वेल एज क्या होता है? रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बोला है व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव। इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, फिगर ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। सपोज अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और उन्होंने फिगर मेंशन नहीं की तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और उन तीनों साइड का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। अगर तीनों साइड का लेंथ इक्वल है तो उसके तीनों एंगल का मेजर भी क्या होता है? इक्वल होता है। उन तीनों एंगल के मेजर भी क्या होता है? इक्वल होता है। अगर मुझे ये चेक करना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इसके प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? सबसे पहले मुझे इसके प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। तीनों साइड का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका मतलब उसमें क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर इसका मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ और इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ और इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ से पास होते हैं, जिस पॉइंट से पास होते हैं, वही उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। ये वही उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। और ये जो तीनों लाइन है एंगल बाइसेक्टर, वही क्या होते हैं? उसके लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। वही क्या होते हैं? उसके लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। मतलब एंगल बाइसेक्टर से ये ट्रायंगल एक्यूरेटली 2 हाफ्स में फोल्ड हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री होता है कि नहीं। तो अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को पॉइंट O पे रोटेट करूँ, ये क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन। ये क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन है। क्या इसकी इनिशियल पोजीशन है? अगर मैं इस इनिशियल पोजीशन को चेंज करता हूँ, सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, अभी ये मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये मेरा पॉइंट है ABC, ये मेरा क्या है? पॉइंट है ABC, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पॉइंट ABC है यहाँ पर। अगर मैं इसको टर्न करता हूँ, रोटेट करता हूँ, कितने डिग्री पे? कितने एंगल है इसके? 1 2 3, तो ये 3 ही पॉइंट से टर्न होगा। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, पॉइंट A से, पॉइंट B से और पॉइंट C से ये टर्न होगा। तो कितने डिग्री पे टर्न होगा? देखो कि टोटल कितने एंगल है? 3 एंगल। कितने डिग्री रोटेट होता है फुल टर्न के लिए? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रोटेशन कितना आएगा मेरा? 120 डिग्री का आएगा। एक टर्न कितना आएगा मेरा? 120 डिग्री का। तो ये मेरे क्या थी? इनिशियल पोजीशन। अगर मैं इस इनिशियल पोजीशन को रोटेट करता हूँ, चेंज करता हूँ, कितने डिग्री से? अगर मैं इसको 120 डिग्री से टर्न करता हूँ तो ये जो मेरे पॉइंट्स है, इनिशियल पोजीशन से क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये जो पॉइंट यहाँ पर ऊपर था वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, B पॉइंट यहाँ पर आएगा और C पॉइंट कहाँ चला जाएगा? एक ही जगह चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एक ही जगह चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब मैंने 120 डिग्री का टर्न लिया उसके बाद भी ये लेंथ तो सेम ही है। जैसा मुझे इनिशियल पोजीशन में दिख रहा था वैसे ही मुझे कब दिख रहा है? 120 डिग्री का टर्न लेने के बाद भी वैसे ही मुझे दिख रहा है। इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। अभी तक मुझे पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि और टर्न लेके देखना है। फिर से क्या करता हूँ मैं? दूसरा टर्न लेता हूँ। ये मेरा कौन सा था? ये मेरा फर्स्ट टर्न था। सेकंड टर्न लेके देखता हूँ। सेकंड टर्न में क्या आएगा? 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, मतलब अभी मुझे क्या लेना है? 240 डिग्री का टर्न लेना है। लेते हैं, ट्रायंगल निकाल दिया।
ये जो पॉइंट ए है अभी मेरा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, बी पॉइंट मेरा यहाँ पर आएगा और सी पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 240 डिग्री टर्न के बाद तीनों की पोजीशन चेंज हो गई, तीनों पॉइंट्स की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। थर्ड रोटेशन देखते हैं, थर्ड रोटेशन में क्या होगा, ये ट्रायंगल कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, फुल टर्न इसका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कितना 360 डिग्री। ये जो पॉइंट ए है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, बी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा और सी भी क्या आएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें भी रोटेशनल सिमेट्री होती है। क्या होती है उसमें, रोटेशनल सिमेट्री होती है। इसके पहले एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि जो भी फिगर रेगुलर पॉलीगॉन है, जो भी फिगर रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब जिसके साइड की लेंथ इक्वल होती है, उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, उसमें उतने ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं जितने उसके साइड्स होते हैं। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, और वो भी रोटेशनल सिमेट्री होगा, और वो फिगर भी रोटेशनल सिमेट्री होगा उस फिगर में, और उस फिगर में भी रोटेशनल सिमेट्री होगी। इसका मतलब मैं आंसर में क्या लिख सकता हूँ, अ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज देयरफॉर अ इक्विलैटरल triangle has line of symmetry as well as rotational symmetry। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल समझे आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एक हमारा लास्ट एग्जाम्पल बचता है जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने बोला है विच टाइप ऑफ सिमेट्री डज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में किस टाइप की सिमेट्री होती है, आइदर वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या फिर वो रोटेशनल सिमेट्री भी हो सकती है। तो इस ट्रायंगल में कौन सी सिमेट्री है ये पता करने के लिए मुझे सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज क्या होती है, मुझे पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसके कोई भी दो साइड जो होती है उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अभी इस फिगर में उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो 2 साइड्स है उसकी लेंथ क्या है, इक्वल है। मतलब इस फिगर को मैं सिर्फ वर्टिकली इक्वल टू हाफ्स में फोल्ड कर सकता हूँ। मतलब इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, कितना आएगी, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। अगर किसी फिगर में 3 साइड है और उसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। तो हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द आइसोस्केलस ट्रायंगल has one line of symmetry, but it does not have rotational symmetry। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके बाद हम जानने वाले कि जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि जो भी गिवन फिगर है उसमें जितने भी नंबर ऑफ साइड्स है उन सभी साइड्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, और जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका मेजर भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए इन्होंने लिखा है ऑल द रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव द सेम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइंस ऑफ सिमेट्री एज द नंबर ऑफ साइड। तो जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं उनमें जितने नंबर ऑफ साइड होते हैं उतना ही उनका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है और उतने ही उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, उस टेबल में मैंने सभी
रेगुलर पॉलीगॉन्स जो होते हैं, सभी रेगुलर पॉलीगॉन्स जो होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं पर वो लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ शेप्स मेंशन किए हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा और उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये भी मैंने मेंशन किया। तो सबसे पहला रेगुलर पॉलीगॉन है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, उन तीनों साइड का लेंथ और मेजर ऑफ एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब देखो, नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 3, तीनों का लेंथ क्या होता है, सेम होता है, तीनों का एंगल जो होते हैं उनका मेजर भी क्या होता है, सेम होता है। अगर इसमें नंबर ऑफ साइड 3 है तो उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितना होगा, 3 ही होगा, और उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, उसमें 3 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उसके बाद है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 4। अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो कि उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, 4 होगा, और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार पेंटागन में 5 साइड होते हैं तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितना होगा, 5 होगा, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितने बनेंगे, उसमें 5 ही बनेंगे। हेक्सागन में टोटल नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं तो उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितना होगा, 6 होगा, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितने होगा, 6 होगा। उसके बाद हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड 7 होते हैं, 7 साइड का होता है वो, और सातों साइड का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 7 ही होगा, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 7 ही होगा। ये 7 बहुत लोगों का फेवरेट नंबर है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये 7 कहीं पे लिखा जाता है, 7 कहीं पे लिखा जाता है, और इसके बाद इस 7 का रीज़न होता है क्योंकि इस नंबर के बिना पूरा IPL हो ही नहीं सकता, इस नंबर के बिना पूरा IPL हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये IPL नहीं है, ये एक नंबर 7 है जो पूरे IPL को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे IPL को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि शायद आज से ही IPL स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने नंबर 7 का मीनिंग बताया आपको। ये मीनिंग नहीं है, ये नंबर 7 ही पूरा IPL है, ये नंबर 7 ही पूरा IPL है, जो कि अभी के लिए सब कुछ इसके नीचे है, सब कुछ इसके नीचे है। जो कि सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है वो होता है IPL, और वो भी इसको चलाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, उस IPL की चलाने के लिए भी इस नंबर 7 की ज़रूरत पड़ती है। मुझे इस नंबर 7 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर 7 क्या है ये सभी लोगों को पता है, सभी स्टूडेंट को पता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक ये नंबर 7 क्या है ये सबको पता है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 नंबर सुन के इसका नाम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन है, ये इंडिया की कौन सी पर्सनैलिटी है, ये इंडिया में सबसे फेमस पर्सनैलिटी है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस जोन 4। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।